चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So today we have to start discussion about next topic from the sequence, that is magnetic materials. मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब बेसिकली जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म स्टडी करने के लिए बहुत सारा डेटा अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और लास्ट टॉपिक में तो हमें बेसिक आइडिया मिली थी कि होता क्या है कि बेसिकली जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जेस इन मोशन। जो चार्जेस मोशन परफॉर्म करते हैं उनकी वजह से सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे लास्ट टॉपिक की बेसिक थीम थी, बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिक करंट का या फिर चार्ज का कुछ भी इंट्रोडक्शन किए बिना मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं। मतलब हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट भी होते हैं, जिसलिए मैग्नेट ऐसे बोलते हैं। और जो कि FeO4 ये एक आयन ओर है, और सबसे पहले ये एंशिएंट सिटी मैग्नीशिया के ओर्स में मिली थी, माइंस में मिली थी, इसलिए उसको मैग्नेट बोला जाता है एंड हम उसको इन जनरल मैग्नेटिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट होता है नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम स्टडी के लिए हर बार कंसीडर करेंगे, उसमें इस तरह का बार मैग्नेट रहेगा। एंड ये बार मैग्नेट अगर दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस m, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को माइनस m, इस तरह से हम ये जो नोमेटर है कंसिडर करने वाले हैं एंड फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक बातें हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर में से पास होगी एंड एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। कंसेप्ट ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वाली, जिसको अपन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। लास्ट टॉपिक में भी देखा था, लेकिन लास्ट टॉपिक में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये इस तरह के मैग्नेट की रहेगी, और इस करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एज स्मॉल m into 2l। इसका SI यूनिट बनेगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर। एज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन होगी एंड ये डायरेक्टेड होती है फ्रॉम साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी बेसिक्स बातें हैं वो सारे 11 के टॉपिक में इंक्लूड थे, जो हमारे सीईटी के लिए नहीं है, तो अपन उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली सिलेबस का पॉइंट शुरू करते हैं। दैट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। इन मटेरियल्स, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हम कंसिडर करते हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म होता है वो इंड्यूस्ड कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन कहाँ पे छुपा है, ये हमें डिस्कस करना है। यानी कि देखो, बेसिक आइडिया आपको मालूम है कि मैग्नेट हमें बहुत ज्यादा, मतलब 3000 BC से भी ज्यादा ईयर से मैग्नेट को अपन यूज कर रहे हैं, उसके अबाउट हमें इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन ये मैग्नेटिज्म मैग्नेट में आता कहाँ से है, कौन से पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस तरह की कुछ भी बेसिक आइडिया हमें नहीं थी जब तक लास्ट टॉपिक में हमने ऑर्स्टेड की कंसेप्ट को पढ़ा नहीं था तब तक। और ऑर्स्टेड की कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि मैग्नेट जो होते हैं Fe3O4 मैग्नेटेट वाले मटेरियल जिसमें मैग्नेटिज्म होता है, तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वही चार्जेस होते हैं जो एटम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें मालूम है कि एटम में जो है सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन परफॉर्म करेंगे ये सर्कुलर ऑर्बिट में। अब फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। इलेक्ट्रॉन्स मोशन में मतलब चार्ज मोशन में है। एंड लास्ट टॉपिक में हमने वही पार्ट डिस्कस किया था कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन, ऊपर भी मैंने लिखा है, whenever charges are in motion it will produce magnetic field around it। ये जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, उस तरह से ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल है।
तो यहाँ पे जाके हमें ये मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड हम बोलते हैं यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि जो Fe3O4 या फिर मैग्नेटाइट या फिर मैग्नेट या फिर मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करने वाले आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, इस तरह के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें जो मैग्नेटिज्म आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम दो पार्ट में कंसीडर करते हैं। एक होती है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी उसको अपन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे कंसीडर करेंगे, एंड ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होती है m0। एट द सेम टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ की तरह, जैसे अर्थ भी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है उस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी अपने पोजीशन के अबाउट स्पिन होते हैं, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। प्रैक्टिकली वो स्पिन नहीं होते हैं, जब वो डी ब्रोगलीस थ्योरी अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनके वेव नेचर एक्वायर करने से ये वाइब्रेट होते हैं, एंड इसके वाइब्रेशन को अपन एज ए स्पिनिंग मोशन कंसिडर करते हैं, एंड उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है उसको बोला जाता है एज ए स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट को अपन ms बोलते हैं। यानी एवरी इलेक्ट्रॉन जो है हर बार नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी बनाएगा वो mo वेक्टर प्लस ms वेक्टर इस तरह से रहेगा। अभी हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इतनी मैग्नेटिक मूवमेंट बना रहा है तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं। तो इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन दो दो मैग्नेटिक मूवमेंट, सारे इलेक्ट्रॉन इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर एक एटम की ये बात हो गई, अगर कोई भी मटेरियल लेंगे तो उसमें एटम की डेंसिटी इतनी ट्रिमेंडसली ज्यादा होती है। तो इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हर एक सब्सटेंस के अंदर प्रोड्यूस होती है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। सिर्फ मैग्नेटाइट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम, डिस्प्रोशियम ही नहीं, जितने भी मटेरियल्स, जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है उन सब में ये लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नेटाइट है जिसके बारे में हमने ऊपर ही इंट्रोडक्शन देखा था, ये स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, एंड उसके बाद में ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, गैडोलिनियम है, डिस्प्रोशियम है, इनके जैसे जो एलिमेंट होते हैं वो मैग्नेट को स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब ये गिने चुने 4, 5, 6, 10 एलिमेंट अगर छोड़ देंगे तो इनको छोड़ के रिमेनिंग कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। अगर ये केस यहाँ पे है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हर एक एटम में, मतलब हर एक मैटर के केस में अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो कंडीशन ये है कि हर एक मटेरियल ने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, लेकिन वैसे नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी वजह से होता क्या है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस की केस में मैग्नेटिक मूवमेंट एक्टिंग इन वन डायरेक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द इक्वल मैग्नेटिक मूवमेंट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी दैट विल बिकम जीरो। ये यहाँ पे एक्चुअल में केस होती है। इसलिए सिर्फ मैग्नेटाइट एंड जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो ही क्या करते हैं, मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसी सीक्वेंस से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सपोज हमने ये एक न्यूक्लियस कंसिडर किया और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, अपनी मोशन परफॉर्म करने वाले। ठीक है, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उससे क्या होगा। अब कंडीशन क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो मोशन वाला इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करता है करंट को, एंड करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है Q/T। यहाँ पे Q का मतलब इलेक्ट्रॉन है, T का मतलब पीरियोडिक टाइम है, और इस तरह से पीरियोडिक टाइम को मैं 2πr/v बोल दूंगा, तो करंट मिलता है EV/2πr। उसी तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला I/A होता है, A मतलब πr²। इसको अगर पुट करेंगे तो हमें EVR/2 इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। V मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करेगा। R मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब सेम कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज अगर करेंगे तो m इंटू वी इंटू आर, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एज ए यल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल डायनेमिक्स में हम इसको देख चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह से ये एंगुलर मोमेंटम आता है, m इंटू वी इंटू आर। तो यहाँ पे अगर मुझे mvr चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थी, यहाँ पे E अपॉन टॉइस ऑफ me इंटू ब्रैकेट ऑफ me इंटू वी इंटू आर ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो समझ में आ रहा होगा, तो मैंने क्या किया, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, एक इस ब्रैकेट में एक दूसरा इस ब्रैकेट में, यानी मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का E अपॉन टॉइस ऑफ me इंटू एल ऐसा भी एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पे कैपिटल M इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एंड me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड इनको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए एक्सप्रेशन मिलता है हमें, दैट इज E अपॉन टॉइस ऑफ me। एंड ये E अपॉन टॉइस ऑफ me या फिर m अपॉन l, ये जो रेशो है इस रेशो को बोला जाता है एज गायरोमैग्नेटिक रेशो। एंड ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है इसमें E एज वेल एज me दोनों भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है एंड ये होती है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर केजी, गायरोमैग्नेटिक रेशो इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर सेम कंसेप्ट को हम थोड़ा सा बोर के एटॉमिक मॉडल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं एंड आपको भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मालूम होगा कि बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट्स ओनली हुज एंगुलर मोमेंटम होता है इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये कंसेप्ट बोर ने एक्सप्लेन की थी। तो mvr इक्वल्स टू बन गया n इंटू h अपॉन 2 पाई एंड इसी एंगुलर मोमेंटम को ऊपर हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यहाँ पे, m इक्वल्स टू l अपॉन टॉइस ऑफ me इंटू l। तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे ये mvr की यानी l की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलता है n इंटू h अपॉन 2 पाई इंटू E अपॉन टॉइस ऑफ me। बस मैंने ये जो mvr मतलब यल होता है उसकी वैल्यू पुट कर दी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू h इंटू E अपॉन 2 इंटू 2, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू n इंटू h डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें बोर के मॉडल को इंट्रोड्यूस करके एक्सप्रेशन मिलता है। और अगर इसमें हमने फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है तो वहां पे n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये कैपिटल M इक्वल्स टू बनता है E इंटू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो सारे जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, तो इस कांस्टेंट के वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं एज ए बोहर्स मैग्नेटन। बोहर्स मैग्नेटन, और ये बोहर्स मैग्नेटन मतलब होता है कि पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है एंड इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे एक नंबर मिलता है दैट इज 9.3 या फिर 9.274 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, या फिर इसको बोर्स मैग्नेटन बोलो। ये फिक्स है, कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की केस होती है, तो वहां पे कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिलेटेड पूरा पार्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आती है दैट इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब बेसिकली देखो ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये सेम है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन देखा था कि किसी डाइलेक्ट्रिक को मतलब इंसुलेटर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। सेम केस यहाँ पे भी होता है कि ये जो mz मतलब मैग्नेटाइजेशन है ये होता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वहां पे बस अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम बोलते थे, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक होगी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका SI यूनिट रहेगा एम्पियर पर मीटर, यानी L-1 I1 दिस विल बी द डायमेंशंस फॉर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, देखो जो बेसिक बातें हमने लास्ट टॉपिक में भी देखी थी कि अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, वो अगर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो अपन उसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग म्यू नॉट इनटू Ni। एंड वहां पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से
मैग्नेटाइजेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इसलिए मैंने बी एम लिखा है। तो ये बी एम होता है म्यू नॉट इंटू एम जेड। एम जेड मतलब है मैग्नेटाइजेशन, जिसको हमने ऊपर ही इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हमें B इक्वल्स टू रिलेशन मिलेगा बी नॉट प्लस बी एम, एंड इसमें अगर अबाउट दोनों इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें एंड इसमें जो है म्यू नॉट कॉमन आता है, ब्रैकेट में बचता है Ni प्लस एम जेड। और यहाँ पे जो हम N इंटू आई वाली कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज H इज इक्वल्स टू N इंटू आई। यहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I का मतलब होता है करंट। यानी ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट भी मैग्नेटाइजेशन के सिमिलर रहेगा, दैट विल बी एम्पियर पर मीटर। यानी फिर ऊपर के एक्सप्रेशन में इसको अगर पुट करेंगे तो B इक्वल्स टू मिलता है म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस एम जेड। और यहाँ पे जो एम जेड हमने यूज किया है, फिर उसको हम इसी पार्ट में जो है इसे इंट्रोड्यूस करके बी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे म्यू नॉट एच एम जेड इनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो। एंड उसी तरह से अगर टर्म्स को रीअरेंज करेंगे एंड मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन होता है बी अपॉन म्यू नॉट माइनस ऑफ एम। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का हमें ये सेकंड फॉर्मूला मिलता है। और यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसको अपन इंटेंसिटी के फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको अपन काय इंटू एच बोलते हैं। अब सेम काय हमने पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में भी इंट्रोड्यूस किया था, इसको प्रोनाउंस करते हैं एज ए काय, और इसकी मीनिंग यहाँ पे होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। एंड ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब वही कि मैग्नेटिक मतलब सैंपल की एबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। अब इस सेम एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो मुझे बी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस काय एम इंटू एच। फिर से एच एच कॉमन लेंगे तो ये म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस काय एम इंटू आता है एच। बट ये जो 1 प्लस काय एम होता है, इस क्वांटिटी को बोला जाता है एज ए म्यू आर, एंड म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमीएबिलिटी। मतलब जैसे वहां पे एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी आती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके सिमिलर ये मैग्नेटिक्स की टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, एंड इसके ऊपर से हम म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इस तरह की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको बोला जाएगा एज ए परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी कि फाइनली हम B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करके जो है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक का, इसके ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही है, हर एक एग्जाम में आता है, तो आपके सीईटी एग्जाम में भी आने ही वाला है। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डाई पैरा फ्यूरो मैग्नेटिज्म है, उसके बाद में हिस्ट्रेसिस लॉसेस है, देन परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक शील्डिंग की जो कंसेप्ट है दैट इज ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो बस मैग्नेटिज्म रिलेटेड बस इतनी ही बातें आपको प्रिपेयर करनी है एंड स्टडी करनी है, ठीक है। पहले से छोटा टॉपिक था एंड इसमें भी बहुत सारे पॉइंट डिडक्टेड है, तो ये सारा पॉइंट पार्ट जो एकदम सिंपल बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स। एट द सेम टाइम हम फिर इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विच इज अगेन मोस्ट सिंपल टॉपिक, जिसका वेटेज भी अच्छा है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता क्या है, देखो एकदम बेसिक कंसेप्ट थी। जैसे ऑर्स्टेड ने, हमने जब बोला था ऑर्स्टेड ने हमको कि जब भी चार्ज मोशन में होते हैं, मतलब व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वो सराउंडिंग के स्पेस में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है वर्क करने के लिए सबसे पहले माइकल फैराडे एंड उनके साथ में सर जोसेफ हेनरी,
इन दो लोगों के दिमाग में ऐसे आ रहा था कि अगर करंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ने भी करंट को प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड इसी कंसेप्ट से रिलेटेड उनके एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। फिर वो अल्टरनेटली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करके या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करके क्या क्या होता है उसको वो ऑब्जर्व करने लगे। एंड उनके ऑब्जर्वेशन के बाद अर्ली सक्सेस यहाँ पे फैराडे को मिला था, और ये ऑब्जर्व करते हैं एंड उसी ऑब्जर्वेशन को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, यानी इसको इन शॉर्ट अपन आगे जाके ईएमआई बोलने वाले हैं। और ये था कि फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ on the surface of conductor whenever it is linked with an external changing magnetic flux। ठीक है, एंड इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे बोला जाता है। मतलब जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक करेंगे, अब इसमें कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रख के हम कंडक्टर को मूव कर सकते हैं, या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को अपन चेंज कर सकते हैं। तो दोनों भी केस में क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, एंड इसी फेनोमेनन को बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर ईएमआई। एंड यही बातें जो है वो फैराडे अपने लॉ में भी एक्सप्लेन करता है, जिसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये फैराडे का लॉ जो है, फर्स्ट लॉ तो सिमिलर ही जो ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया था कि जब भी कंडक्टर को एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक करेंगे तो वहां पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है, फेनोमेनन हमें नहीं चाहिए, बस यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जब भी हम उसको एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक करेंगे। सेकंड लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैराडे जो है एक्सप्लेन करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, magnitude of induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux। मतलब कितने स्पीड से, कितने फास्ट यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, यानी ई बनेगा प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया तो हम यहाँ पे कांस्टेंट भी लेके आना पड़ेगा, तो ये बनेगा ई इक्वल्स टू के इंटू डी फाई बाय डी टी। के मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन हर एक सिस्टम में जो है हम की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं, यानी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। ये फैराडे का सेकंड लॉ होता है, जो हमें यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हैं तो हम वहां पे n इंटू डी फाई बाई डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं। हर एक कॉइल में जो है फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे निगेटिव साइन आता है, लेकिन निगेटिव साइन क्यों आता है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड कैसे करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें एक्चुअल में प्रोवाइड की थी बाय लेंस। लेंस लॉ, तो लेंस जो है एकदम सिंपल बात हमें एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली माइकल फैराडे ने जो बोला है कि वहां पे ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, लेकिन वो ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, तो इसलिए इसके लिए रिलेटेड ये लेंस बोलता है कि ईएमएफ will be induced on the surface of conductor
in such a way that to oppose external changing magnetic flux which have produced it. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लेंस ने बोला था। लेंस का सीधा सीधा बोलना ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का, उसका जन्म लेने का एक ही पर्पस है कि उसको क्या करना है, अपोज करना है। किसको अपोज करना है? जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वो इंड्यूस्ड हुआ था उसको अपोज करना है, ठीक है। एंड इस अपोज को करने के लिए फ्लक्स वहां पे इंड्यूस्ड होता है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं और ये बनता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो फैराडे के लॉ को इस तरह से सिंप्लीफाई करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब B इंटू ए होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन E को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एरिया कांस्टेंट है तो माइनस ऑफ ए इंटू डी बी बाई डी टी, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो। कभी कभी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट भी रखते हैं, तो उस केस में जो है हम B को बाहर लेके डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंडीशन एप्लीकेबल होती है। यानी कि एकदम सिंपल डेमो से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि लेंस लॉ होता क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइल है, सीधी कॉइल है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये फ्लो कर सकती है, मतलब कंडक्टिंग कॉइल है। और ये कंडक्टिंग कॉइल के बाजू में मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है जिसका नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। अब कंडीशन क्या होगी, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के इस कॉइल के सराउंडिंग में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब अगर मैं इस मैग्नेट को पकड़ के यहाँ पे लेके आऊंगा और इसकी फाइनल पोजीशन जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये बनेगी नॉर्थ एंड ये साउथ, मतलब सेम ही मैग्नेट है, बस अपन यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ गए। तो इसको लेके आते टाइम हुआ क्या कि इस कॉइल के सराउंडिंग में पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आते गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई मतलब चेंज होती गई, इसका मतलब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। अब इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ कितना रहेगा वो तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। लेकिन जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए हम लेंस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? उसी मैग्नेटिक फील्ड को जिसने इसको प्रोड्यूस किया था। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल टुवर्ड्स आ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये कॉइल में नॉर्थ पोल बन जाएगा जो इस नॉर्थ पोल के मोशन को अपोज करेगा। एंड लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था कि जब भी नॉर्थ पोल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा यानी कि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगा। अभी बाद में क्या होगा, सेम कॉइल है, कॉइल में तो कोई चेंज हुआ नहीं, बस ये जो मैग्नेट यहाँ पे था इस मैग्नेट को मैं पकड़ के अब फिर से पीछे लेके आ रहा हूँ इस पोजीशन पे। अब मैग्नेट इस पोजीशन पे यहाँ पे इधर आ रहा था, यहाँ पे इधर आ रहा है। जब मैग्नेट मैं पकड़ के यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो उस प्रोसेस में जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड थी वो कम होते होते यहाँ पे आने के बाद 0 हो रही है, अगेन वो डिक्रीज हो रही है मतलब कम हो रही है। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है मतलब चेंज हो रही है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। इंड्यूस्ड होने वाला करंट क्या करेगा, अपोज करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब यहाँ पे फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि नॉर्थ पोल अवे जा रहा था, इसलिए ये नॉर्थ पोल को रोकने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। एंड हमें मालूम है जब भी साउथ पोल बनता है तब वहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। यानी इस तरह से जो है यहाँ पे मैग्नेट को कॉइल के पास एंड अवे ऐसे अगर नंबर ऑफ टाइम्स लेके आएंगे, वापस लेके जाएंगे, तो हमें फर्स्ट हाफ में एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलता है, उसके बाद में जो है नेक्स्ट हाफ में हमें एंटी क्लॉकवाइज के बाद में क्लॉकवाइज करंट मिलता है, फिर जाके हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलता है, फिर जाके हमें क्लॉकवाइज करंट मिलता है। एंड इसके नेचर का जो भी करंट होता है उसको अपन बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग, जिसकी डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल के बाद में चेंज हो रही है। तो इस तरह से ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, अल्टरनेटिंग क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, इसका बेसिक आइडिया हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इसकी आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या था
वही टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया एंड इट इज गिवन बाय phi इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर एंड सिंप्लीफाई करके अपन इसको b इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे b का मतलब होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, a का मतलब होता है एरिया ऑफ कॉइल, थीटा का मतलब होता है एंगल between direction of magnetic field and normal to the given area b vector and a vector मतलब उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बिटवीन का जो एंगल रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो वहां पे इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ। अगर वो स्टेशनरी केस में कैसे होगा तो उसके लिए हमने E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी देख लिया। अगर वही केस मोशन से रिलेटेड अगर है तो उसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ मतलब सिर्फ वहां पे क्या होगा, मोशन परफॉर्म होगी किसकी, एक तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर की या फिर स्टेशनरी कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेट्स की। तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको अपन मोशनल ईएमएफ कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम पहले कंसिडर करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर मतलब कोई भी कंडक्टर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके सरफेस के ऊपर होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होता है। एंड ये ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर कैलकुलेट करना है तो ये होता है E इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी। ये अगर E इन जनरल चाहिए तो हम बी एल वी के साथ में साइन थीटा भी लेते हैं, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 91 है, तो ईएमएफ बनता है मैक्सिमम विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू बी। तो इस तरह से हम ये मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने ट्रांसलेशनल मोशन की जगह पे रॉड को या फिर कंडक्टर को रोटेट किया तो उसको अपन कंसिडर करेंगे एज मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। कोई रॉड है या फिर बार है उसको अगर अपन रोटेट कर रहे हैं तो उसके रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होता है E इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर। यहाँ पे E का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, B का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन या फिर इसको अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद में जो L दिया है वो बनेगा लेंथ ऑफ द रॉड या फिर बार जिसको अपन रोटेट कर रहे हैं उस रॉड की या फिर बार की लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से ये मोशनल ईएमएफ होता है। फिर ट्रांसलेशनल मोशन हो या फिर वहां पे रोटेशनल मोशन हो, दोनों भी केस में कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता ही है। बस उसको कैलकुलेट करने का जो मतलब प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट कंसेप्ट मिलती है दैट विल बी रिलेटेड विथ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। उससे पहले एनर्जी के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब भी ये इंडक्शन की प्रोसेस होती है तो वहां पे एनर्जी चेंज होती है, ट्रांसफर होती है। एंड एनर्जी ट्रांसफर होने से वहां पे जो पावर जनरेट होती है तो वो पावर को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर जनरेटेड इन द प्रोसेस वो होती है P इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर किसी कंडक्टिंग कॉइल के साथ लिंक कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा मतलब वहां पे करंट की वजह से वर्क डन होगा, वर्क डन होगा मतलब वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। एंड हीट प्रोड्यूस होने का जो रेट रहेगा उसको अपन पावर ही कंसीडर करते हैं। तो जो पावर यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें मिलती है दैट इज एडी करंट, एडीज करंट या फिर एडी करंट। अब ये एडी करंट मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली हमें मालूम है कि कंडक्टर अगर है तो उसके सरफेस के ऊपर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले कंडक्टिंग मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर देंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्सेस ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने मोशन के अबाउट
अपने पोजीशन के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। एंड इनकी सर्कुलर मोशन सेम होती है। जब हम पानी में कोई अगर स्टोन डाल देंगे तो उसके बाद में जो क्या बोलेंगे हम उसको, व्हर्लपूल, जो भकरी, जो सर्कल्स या फिर उसको एडीज बोला जाता है, फॉर्म होती है। तो उस तरह का फिनोमिनल यहाँ पे होता है, इसलिए ये करंट को बोला जाता है एडीज करंट। अलग कुछ नहीं, सेम ही कंसेप्ट है, बस ये सर्कुलर मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। अगेन अब टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, अब ये सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है? देखो एकदम सिंपल फिनोमिनन है कि हमने देखा कि सपोज एक कोई भी आपको कॉइल दी है एंड इस कॉइल में से अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने से ये कॉइल अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट अगर अल्टरनेटिंग है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन अगर चेंज करता है, तो इसका मतलब ये कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके ऊपर एक्ट हो गई तो वहां पे इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि कॉइल के साथ जो लिंक फ्लक्स है, मतलब जो फ्लक्स यहाँ पे एक्ट होगा वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी अपन लिख सकते हैं कि फाइव प्रोपोर्शनल टू आई होगा। फिर अपन यहाँ पे लेके आते हैं एक कांस्टेंट को, फिर ये बनेगा फाइव इक्वल्स टू एल इंटू आई। और ये जो कांस्टेंट कांस्टेंट हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, इसी को बोला जाता है एज ए सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लेकिन फाई का मतलब तो यल आए है, यल तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो सेल्फ इंडक्शन के फेनोमेनन में अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे और एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। एंड अगर आपको बोला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यन है, तो अपन वहां पे जो है यल को यन टाइम्स ऑफ फाई ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आई, अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को अगर फिर से मॉडिफाई करेंगे तो हमें एल का और एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज ई अपॉन डी आई बाई डी टी, जिसके ऊपर से अपन इसके यूनिट्स अगर डिराइव करेंगे तो हमें यहाँ पे यूनिट मिलता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या फिर ओहम सेकंड, या फिर हेनरी। सो हेनरी जो है जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं, ये एस आई यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। एंड सेम फॉर्मूले का यूज करके हम ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। एंड इसी सेल्फ इंडक्टेंस की केस में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द गिवन सर्किट, वो होती है 1/2 इंटू यल इंटू आई का स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर का काम भी एनर्जी स्टोर करना है, वैसे इंडक्टर कॉइल का काम भी एनर्जी स्टोर करना होता है। डिफरेंस ये है, कैपेसिटर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये इंडक्टर कॉइल स्टोर करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ ऑफ यल इंटू आई स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम ये स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम बात अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है और आपको वो रिलेटेड टू सोलेनॉइड बोला गया है, तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड का इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो उस केस में ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है सोलेनॉइड के लिए बनता है L इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए। मीनिंग्स वही है, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर होती है। ठीक है, स्मॉल एन का मतलब फिर से वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल का मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ए का मतलब एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि सोलेनॉइड की केस में ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर हम वहां पे बोल सकते हैं कि अगर रेडियस या फिर डायमीटर के फॉर्म में डेटा दिया जाता है तो एरिया है मतलब डायमीटर के या फिर एरिया के स्क्वायर के, सॉरी डायमीटर के या फिर रेडियस के स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ सोलेनॉइड। उसी तरह से अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल को अगर सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जैसे कैपेसिटर को या फिर रेजिस्टर्स को करते हैं, तो उस केस में जो है हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस की तरह इनकी करनी पड़ती है डायरेक्ट एडिशन।
एंड इनको अगर अपन कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे इनकी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी पड़ती है। ठीक है, जो प्रोसेस अपन रजिस्टर में करते थे वही सेम एप्लीकेबल है। एंड बाकी पॉइंट तो सेम होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस एंड उसके एप्लीकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू, एक मिनट, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद में एनर्जी स्टोर तो हो गई हाफ ऑफ एल इंटू आई का स्क्वायर, देन एनर्जी डेंसिटी तो अगेन नहीं है। तो उसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले थे अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमें कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस में था उसी के सिमिलर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। बस कंडीशन क्या थी कि सेल्फ इंडक्टेंस में जिस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि ये कॉइल में से अगर करंट फ्लो होगा अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके नेबरिंग में अगर एक कॉइल हम रख देंगे, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर रहेगा करंट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये पहले कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाली थी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ये दूसरे कॉइल के ऊपर भी एक्ट होगी। मतलब इसके नेबरिंग के कॉइल में जो करंट चेंज होता है उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन रहेगी, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट रहेगा। बस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है हम यल की जगह पे एम लेके आएंगे एंड इस यम को बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यम बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड इसके ऊपर से अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो फिर से वही यम इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि डी फाई बाई डी टी को अपन यहाँ से यम इंटू आई से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर से ये एम को अगर डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे E अपॉन डी आई बाई डी टी कर सकते हैं। सेम फॉर्मूले के ऊपर से हमें यूनिट मिलेगा जो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसी को अपन ओहम इंटू सेकंड यानी हेनरी कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसके यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस के जो थे वही सेम रहेंगे, इनके डायमेंशंस भी सेम रहेंगे, L2M1 T-2 I-2, ऊपर भी सेम डायमेंशंस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्शन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए सेम कॉइल में एज वेल एज नेबरिंग कॉइल में। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड एक कंसेप्ट आती है जिसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब हमने यहाँ पे जो ये दो कॉइल को आजू बाजू में रखा था तो इनको हमने कपल ही किया था, ज्वाइन ही किया था। तो ये ज्वाइन करते टाइम जो फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको बोला जाता है एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एंड ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है के, इसका रिलेशन इस तरह से होता है m इक्वल्स टू के इंटू रूट ऑफ L1 L2। अब देखो जो ऊपर हमने इसे दो इंडक्टर कॉइल देखी थी, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 था एंड इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 था। तो L1 एंड L2 इनके ऊपर से हम ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेशन मिलता है m इक्वल्स टू k इंटू रूट ऑफ L1 इंटू L2। तो वहां पे अगर k इक्वल्स टू 1 रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे कि जो कपलिंग हो गई वो एकदम टाइट हो गई, मतलब उसको अपन परफेक्टली कपल ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड वहां पे अगर 1 नहीं भी है, के अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो हम उसको बोलेंगे कि एक दूसरे के साथ वो टाइटली कपल्ड है। एंड अगर ये के 0.5 से कम है, लेस है, तो उस केस में ये हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ ये लूजली बाउंडेड है या फिर लूजली कपल्ड है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। एंड अगर आपको बोला है कि दोनों सेल्फ इंडक्टेंस सेम है, L1 इज इक्वल्स टू L2 है एंड वहां पे K इक्वल्स टू 1 है, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस उस केस में सेम होते हैं। अदरवाइज इनके बिटवीन जो रिलेशन है वो हर बार डिफरेंट होगा और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट विच इज सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा, आता ही है हर बार, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, अब ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या होता है, देखो कि बेसिकली ये है एक डिवाइस जिसका काम होता है हाई टू लो या फिर लो टू हाई पोटेंशियल को या फिर करंट को कन्वर्ट करना, ठीक है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या फिर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट, ये सिर्फ वर्क करता है अल्टरनेटिंग, जो हमने ऊपर देखा था उस तरह के करंट के फॉर्मेट के लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह का जो डिवाइस है, क्या होता है प्रैक्टिकली, जो भी हमारे पावर प्लांट होते हैं, तो वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई घर में मिलता है और जिसके ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सट्रीमली लो होता है। तो यहाँ पे हाई से लेके लो तक जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, वो परफॉर्म करने वाला जो डिवाइस है उसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर में होता क्या है, इस तरह की एक इंसुलेटेड आयरन कोर होती है, इंसुलेटेड आयरन कोर, एंड इंसुलेटेड आयरन कोर के ऊपर हम दोनों साइड से वायर को वाउंड करते हैं, ठीक है। मतलब अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे ये इंसुलेटेड है, जो कॉइल हम इसके ऊपर वाउंड करेंगे उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड किया होता है, एंड हम करते क्या है, यहाँ पे इस तरह से कॉइल को लेके आते हैं एंड वाउंड करते हैं, यहाँ पे भी कॉइल को लेते हैं एंड वाउंड करते हैं। तो इस तरह के डिवाइस को बोला जाता है एज ए ट्रांसफार्मर। जिसमें से करंट आ रहा है वो हमें प्राइमरी कॉइल या फिर इनपुट कॉइल हम उसको बोलते हैं, जिसमें से करंट हमें मिलने वाला है वो बनती है हमारी सेकेंडरी कॉइल, जिसमें से करंट जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का ये डिवाइस होता है बेसिकली। और यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट हमें कैलकुलेट करना है, तो वो डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है एज ए ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन। ये होता है ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यानी कि यहाँ पे दोनों कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स को अपन वेरी कर देंगे तो उसकी वजह से जो भी ईएमएफ या फिर पोटेंशियल प्रोड्यूस होने वाला है वो भी वहां पे वेरी होता है, ठीक है। एंड सेम इक्वेशन को अगर करंट के साथ लिंक करेंगे तो वहां पे हमें ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS, इस तरह का रिलेशन मिलता है। यानी कि जहां पे करंट बढ़ता है वहां पे पोटेंशियल कम होगा, जहां पे पोटेंशियल बढ़ता है वहां पे करंट कम होगा, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर के दो टाइप करते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होगा, हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रखेंगे और उसकी वजह से सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी की ईएमएफ से ज्यादा रहेगा। स्टेप डाउन में क्या होगा, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम रहेगी, इसलिए सेकेंडरी का ईएमएफ भी प्राइमरी से कम रहेगा। मतलब हम सेकेंडरी में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो उसको अप कर रहे हैं, मतलब वो स्टेप अप हो जाएगा। पोटेंशियल अगर कम कर रहा है तो वहां पे मतलब डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा, इसलिए वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्ट नहीं देंगे और बोलेंगे कि टर्न्स रेशो इज दिस मच, तो आपको अगर टर्न्स रेशो दिया इसका मतलब वो आपको NS अपॉन NP दे रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफार्मर की केस में जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप E इंटू आई ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है कंपल्सरी इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर रहती है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं, है ना। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो कंडीशन चेंज हो सकती है। और ये सारी बातें ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतनी ही बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पूरा टॉपिक ठीक से रीड करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में जो है एसी सर्किट खत्म करके हम लास्ट पार्ट यानी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू on tomorrow's lecture. Thank you.